हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे उत्कर्ष क्लास से यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से एक नई क्लास के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ जो राजस्थान इतिहास से संबंधित है। हमने चौहान वंशों की हम बात कर रहे थे, उनमें से काफ़ी जिलों की बात कर ली थी हमने चौहान वंश में। तो मैं आपको बताऊं कि आज किसके बारे में बात करेंगे। आज जो है क्या है, आज हम बात करेंगे कोटा चौहान वंश की, कोटा आड़ा चौहान वंश की। अब थोड़ी सी मैं जो पीछे की बात बता देता हूँ आपको। हमने एक तो अजमेर के बारे में बात कर ली थी, रणथंभौर के बारे में बात कर ली थी, और जालौर के बारे में बात कर ली थी, और सिरोही के बारे में बात कर ली थी, और बूंदी के बारे में बात कर ली थी। तो आज क्या है, आज है कोटा। आज बात करेंगे हम कोटा की। तो ध्यान रखना, आज हम बात करेंगे किसकी, कोटा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कोटा की बात करेंगे। ठीक है, तो देरी नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देरी नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोटा का आड़ा चौहान। यदि आप हमारी क्लास पे नए हो तो क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कीजिए, जिससे क्या होता है, जब भी हमारी क्लास यूट्यूब पे ऑनलाइन आए हम तो आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अब हम देर नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोटा के आड़ा चौहानों का इतिहास हम बात करेंगे आज किसकी, कोटा के आड़ा चौहानों की बात करेंगे। ठीक है, जो कोटा में है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि 1631 ईस्वी में बूंदी के राजा, किसकी बात, 1631 ईस्वी में बूंदी के राजा राव रतन सिंह के पुत्र माधव सिंह ने कोटा राज्य की स्थापना की। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है यह बात कहाँ की, कब की है, 1631 की है। और बूंदी के राजा राव रतन सिंह का एक पुत्र था, उसका नाम क्या था, माधव सिंह, उसने स्थापना की। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप यह होगा कि कोटा राज्य की स्थापना कब की और किसने की। तो कब की, तो इसका मतलब हो गया 1631 ईस्वी, और किसने की, तो आपको पता है कि राव रतन सिंह के पुत्र थे माधव सिंह। तो माधव सिंह ने बूंदी के राजा राव रतन सिंह के पुत्र थे माधव सिंह, उन्होंने एक कोटा राज्य की स्थापना की। और कोटा राज्य की स्थापना करने के बाद में वहाँ आड़ा चौहानों का इतिहास स्थापित किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब उसमें एक शासक हुआ था मुकुंद सिंह। ठीक है, कौन शासक हुआ था, मुकुंद सिंह शासक हुआ था। ठीक है, धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। जो मुकुंद सिंह था, कोटा में धर्मत का एक युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1631 ईस्वी के बाद में, जब ये कोटा की स्थापना हो गई थी और माधव सिंह शासन कर रहे थे। उसके बाद में एक शासक आया था, उसका क्या नाम था, मुकुंद सिंह। ठीक है, मुकुंद सिंह आड़ा चौहान का शासक हुआ था, जो फिर उसने क्या, धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ वो मारा गया, यानी वीर गति को प्राप्त हो गया। इसने कोटा में अबली मीणा का महल बनवाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पुटअप होगा कि कोटा में अबली मीणी का महल किसने बनाया। ठीक है, क्या पुटअप होगा, क्वेश्चन क्या पुटअप होगा, कि क्वेश्चन यहाँ से पुटअप यह होगा कि जो अबला मीणी है, कौन है, अबली मीणी। ठीक है, अबली मीणी का महल किसने बनाया, तो किसने बनाया था, मुकुंद सिंह ने। ठीक है, मुकुंद सिंह ने। और लड़ता हुआ कहाँ मारा गया, तो कोटा में लड़ता हुआ मारा गया। और कौन से युद्ध में मारा गया, तो धर्मत का युद्ध हुआ था, उस धर्मत के युद्ध में मारा गया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कॉपी पेन लेके चलो, नोट करते हुए चलो। मैं ज़्यादा डीपली में नहीं जाऊंगा, लेकिन राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में आपका यदि कोई शासन से संबंधित जो चौहान वंश है, रणथंभौर के हैं, अजमेर के हैं, सिरोही के हैं, जालौर के हैं, और
कोटा के, उनमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और क्लास बहुत बड़ी होने वाली है, इसलिए क्लास के अंतिम तक बने रहिए। और क्लास यदि आपको कोई बेनिफिट नहीं देती है, क्लास में यदि आप अंतिम तक बने रहोगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, ज़रूर लाभ मिलेगा। इसलिए आपको क्लास को स्किप नहीं करना है और क्लास के अंतिम तक बने रहना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में मुकुंद सिंह मर गए थे। उसके बाद में एक शासक आया था, क्या नाम था? भीम सिंह। क्या नाम था? भीम सिंह। भीम सिंह, ठीक है। भीम सिंह एक शासक आया था, सेकंड शासक बना भीम सिंह। इन्होंने फर्रुखसियर के कहने पर बूंदी पर अधिकार कर लिया। किसके कहने पर? किसके कहने पर किया? एक शासक हुआ करता था, एक शासक हुआ, क्या नाम था? फर्रुखसियर के कहने पर बूंदी पर अधिकार कर लिया था। जबकि एक कहाँ का शासक था? कोटा का शासक था। कहाँ का शासक था? कोटा का शासक था। लेकिन इसके कहने पर जो एक शासक था उसको फर्रुखसियर, ठीक है, इसके कहने पर बूंदी पर अधिकार कर लिया था। तो ये बात क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होगा, तो ये पुटअप होगा कि बूंदी पर अधिकार करने वाले शासक का क्या नाम था? तो बूंदी पर अधिकार करने वाले शासक का क्या नाम था? भीम सिंह। और ये भीम सिंह भाई जो कोटा के चौहान वंशों में से शक्तिशाली राजाओं में से गिना जाता है। तो इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन यदि बनेगा तो भीम सिंह के संबंधित ही कोई क्वेश्चन बनेगा, तो इस बात का ध्यान रखना आप। बूंदी का नाम फर्रुखाबाद कर दिया। अब जब बूंदी को जीत लिया किसने? भीम सिंह ने। तो फिर जिसके कहने पर बूंदी को इन्होंने बूंदी पर अधिकार किया था और उसी के नाम पर बूंदी का नाम रख दिया। क्या नाम रखा? फर्रुखाबाद। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। खींची चौहानों की एक शाखा से गागरोन छीन लिया। खींचियों की चौहान की शाखा थी एक, खींचियों की, ठीक है, उनसे क्या छीन लिया? गागरोन छीन लिया। किसने? भीम सिंह ने। ठीक है, भीम सिंह ने क्या छीन लिया? गागरोन छीन लिया। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने के कारण जो भीम सिंह था, तो भगवान कृष्ण की भक्ति में मगन रहा करता था। कौन था? भीम सिंह। ठीक है, भीम सिंह भगवान कृष्ण की भक्त होने के कारण कोटा का नाम नंदग्राम कर दिया गया। उसके बाद में जब कोटा का ये शासक हुआ था भीम सिंह, तो ये कृष्ण भगत थे। कृष्ण भक्ति में ये श्रद्धा रखते थे, इसलिए इन्होंने कोटा का नाम बदल कर क्या कर दिया? नंदग्राम कर दिया। 12 में सांवरिया जी का मंदिर बनवाया। तो 12 में सांवरिया का मंदिर है, ठीक है, सांवरिया का मंदिर है, वो मंदिर किसने बनाया था? तो वो भीम सिंह ने बनवाया था। कहाँ का शासक था? तो कोटा का शासक था, लेकिन बनाया कहाँ? 12 में बनाया। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से शासक ने बनाया, तो नाम तो उसका क्या आएगा? भीम सिंह। क्या नाम आएगा? भीम सिंह। ठीक है, क्या नाम याद रखोगे? भीम सिंह। और कहाँ बनाया? तो 12 में बनवाया। किसने, कौन सा, कहाँ का शासक था? तो कोटा का शासक था। और मंदिर का नाम क्या था? तो मंदिर का नाम क्या था? सांवरिया जी का मंदिर। तो आप ध्यान रखना, ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इससे संबंधित। और यदि कोटा में यदि कोई चौहान वंश से कोई क्वेश्चन पुटअप होंगे तो भीम सिंह शासक काल में जो भी हुए उनमें से क्वेश्चन पुटअप होंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगा, लेकिन जितने क्वेश्चन बताऊँगा वो राजस्थान पुलिस में, पटवारी में, और जो स्टेट लेवल के हैं उनमें से क्वेश्चन आएंगे, सेंट्रल लेवल के, है ना। कोई दिक्कत नहीं। आप यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास ले सकते हो, और यदि पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास ले सकते हो, और राजस्थान पुलिस के लिए तो ले ही सकते हो, क्योंकि राजस्थान पुलिस को दायरे रख कर ये क्लास बनाई गई है। ठीक है, यदि इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, उसके बाद में एक शासक हुआ था, 3 नंबर का शासक है उमेद सिंह। जो अमर कंवर का पुत्र था,
अमर कंवर का पुत्र था। दो भाई हुए थे, अमर कंवर के दो पुत्र हुए थे, उमेद सिंह और जलेद सिंह, उमेद सिंह और जलेल सिंह। तो उन्होंने उत्तराधिकारी से लेकर, मैंने बताया था बूंदी में उनको उनकी जो युद्ध छिड़ गया था उत्तराधिकारी को लेकर। फिर ये अब यहाँ जो कोटा में शासक रहा है 3 नंबर का, ठीक है, क्या नाम है, उमेद सिंह। इन्होंने अंग्रेज़ों से संधि कर ली थी, इन्होंने अंग्रेज़ों से संधि कर ली थी। कोटा के शासक होने के बाद में इन्होंने अंग्रेज़ों से संधि कर ली थी। और संधि करने के बाद जो मुख्य शर्त थी वो आप देखो, क्या शर्त थी, उमेद सिंह व उसके वंशजों का कोटा पर अधिकार बना रहेगा। यानी शर्त रखी, अंग्रेज़ों के पक्ष में शर्त रखी इन्होंने कि चाहे कुछ भी हो कि जो वंशज है, हमारे वंशज है, वो कोटा पर अधिकार करेगा। और उसके बाद में जालिम सिंह झाला व उसके वंशज पूर्ण अधिकार संपन्न दीवान बने रहेंगे, जो पूर्व संधि में यह बात की गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूँ। क्लास बहुत बड़ी होने वाली है और क्लास के अंतिम तक बने रही है। आपका राजस्थान पुलिस में राजस्थान इतिहास से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप तो बस हमारा विश्वास कीजिए और क्लास के अंतिम तक बने रहिए। उसके बाद में 1837 ईस्वी में जालिम सिंह के एक पोता हुआ, उस जो पोता था उसका नाम था मदन सिंह हुआ। उन्होंने झालावाड़ में एक झाला राज्य की स्थापना की। झालावाड़ में 1837 ईस्वी में जालिम सिंह का पोता का नाम था मदन सिंह, ठीक है, उनके पोते का नाम था मदन सिंह। उन्होंने झालावाड़ में एक झाला राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। और उसके बाद में 1838 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इसे मान्यता प्रदान कर दी थी। जो राज्य बना, उन्होंने राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद में 1838 ईस्वी में, कब, 1838 ईस्वी में जो झाला राज्य बना था उसको मान्यता प्रदान कर दी थी। किसने, अंग्रेज़ों ने, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इस प्रकार झालावाड़ राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत बनी। जो राजस्थान की अंतिम रियासत थी तो कौन सी थी, अंतिम रियासत झालावाड़ थी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि राजस्थान में जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी, तो आपको ध्यान रखना है कि झालावाड़ जो अंतिम रियासत थी तो वो झालावाड़ थी। और राजस्थान की एक छोटी सी मैं बात बता देता हूँ, आपको सभी को पता है लेकिन एक छोटा सा बात बता ही देता हूँ छोटी सी, कि राजस्थान कितने चरणों में जो एकीकरण हुआ था वो कितने चरणों में हुआ, तो आप ध्यान रखना 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। और 7वें चरण में ये झालावाड़ रियासत है ये सम्मिलित हुई थी, क्योंकि अंतिम रियासत थी इसलिए झालावाड़ ये 7वें चरण में हुई थी, ठीक है। इसकी राजधानी झालरापाटन थी। जो झालावाड़ की राजधानी थी उसका नाम था झालरापाटन, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखना आप। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो अंतिम रियासत कौन सी थी, तो झालावाड़ थी। और कब बनी, तो आपको ध्यान रखना कि मान्यता प्रदान कब हुई थी इसको, 1838 ईस्वी में। तो आपको ध्यान रखना है कि 1838 ईस्वी में जो अंतिम रियासत थी वो झालावाड़ थी। और झालावाड़ कब बनी अंतिम रियासत, जो सम्मिलित हुई थी राजस्थान के एकीकरण में सम्मिलित हुई थी, कब हुई थी, तो 1838 ईस्वी में। तो इस बात का ध्यान रखना भाई आप। झालरापाटन चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। यदि जो राजधानी है झालावाड़ की, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि जो झालावाड़ की राजधानी है झालरापाटन वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, चंद्रभागा नदी है जो झालावाड़ के निकट ही है, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसे घाटियों का शहर भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम है घाटियों का शहर भी कहा जाता है। और यहाँ के एक
राज राणा राजेंद्र सिंह ने झालावाड़ के मंदिरों को हरिजनों के लिए खुलवा दिया था। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो हरिजन होते थे उनको मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन ये एक राजा हुआ करता था, एक राजा हुआ राजेंद्र सिंह। इन्होंने इन पे दया की और दया भाव से ही इन्होंने ये मंदिरों का जो दरवाज़ा है वो खुलवा दिया था। किन के लिए? हरिजनों के लिए, कि भाई हरिजन भी आ जा सकते हैं। ठीक है। पहले जो हरिजन हुआ करते थे तो जो राजा महाराजा के समय उनको जो मंदिर वगैरह में जाने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन ये राणा राजेंद्र सिंह ने जो झालावाड़ के राजा हुए थे उन्होंने झालावाड़ के मंदिरों का हरिजनों के लिए दरवाजे खुलवा दिए थे। ठीक है, कि आप भी आ जा सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। करौली में अब हम बात करते हैं कि भाई कोटा की तो बात हो गई, हमने बात कर ली। यहाँ किस किस की बात कर ली? हमने बात कर ली, एक तो अजमेर की बात कर ली, रणथंभौर की बात कर ली, सिरोही की बात कर ली। बात करने का मतलब आप समझ रहे हो कि इतिहास के बारे में, जितने इतिहास के बारे में बात कर ली थी उनके बारे में हमने बात कर ली थी। अजमेर के चौहान वंशों की बात कर ली थी, रणथंभौर के चौहान वंशों की बात कर ली थी, सिरोही के चौहान वंशों की बात कर ली थी, और करौली की हम अब भी बात करेंगे, और बूंदी की कर ली थी, कोटा की कर ली थी, और जालौर की कर ली थी। तो आप ध्यान रखना भाई, 6 नंबर पे आता है करौली। करौली में यादव वंश आ जाते हैं। अब यहाँ से यादव वंश स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब चौहान वंश खत्म हो जाते हैं। तो अब यहाँ करौली में यादवों की जादौन शाखा थी, जो करौली में पहले से ही यादवों की जादौन शाखाएँ थी। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, ये शाखा का मतलब इनके कुल है। ठीक है, तो एक शाखा होता है और एक शाखा और शाखा इसमें अंतर है भाई। ये तो एक कुल है और ये शाखा होता है जब कोई जौहर केसरिया और जौहर साथ में कर लेता है, उसको बोलते हैं शाखा। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना, इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखना, क्योंकि हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन आते ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। शाखा और शाखा में बहुत अंतर होता है। तो करौली में यादवों की जादौन शाखा थी, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये हमने बताया कि क्या होता है, जादौन शाखाएं थी। फिर करौली के शासकों में से एक शासक हुआ था, उसका नाम क्या था? विजयपाल। ठीक है, विजयपाल एक शासक हुआ, जो यादव वंश में एक शासक हुआ था। क्या नाम था? विजयपाल। 1040 ईस्वी में बयाना को जीतकर इसे अपनी राजधानी बनाई। मतलब क्या हुआ कि करौली का शासक था कौन? विजयपाल करौली का शासक था। 1040 ईस्वी में बयाना को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। किसकी राजधानी बनाई? मतलब करौली की राजधानी बना ली थी, करौली की। ठीक है, करौली की राजधानी बना ली थी विजयपाल ने। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, वो सुनो। क्वेश्चन यहाँ से ये बनेंगे कि करौली के कौन से शासक ने बयाना को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था? तो बयाना को जीतने वाला तो था क्या? विजयपाल। फिर क्वेश्चन बनेगा कि बयाना को विजयपाल के द्वारा जीता गया, कब जीता? समझ रहे हो कि बयाना को विजयपाल के द्वारा, जो शासक था करौली के शासक विजयपाल के द्वारा बयाना को जीता कब गया था? तो कब जीता गया था? 1040 ईस्वी में। ठीक है, और यादवों की जादौन शाखा का शासन प्रारंभ करता है, और यहाँ से ही जो जादौन शाखा है उसका शासन प्रारंभ हो जाता है। तो प्रारंभ कहाँ से होता है? बयाना से। तो आप ध्यान रखना भाई, यादव वंश की शुरुआत कहाँ से होती है? वहाँ वैसे तो करौली से है, लेकिन शुरुआत होती है बयाना से। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, तो मैं भाई आगे चलता हूँ।
उसके बाद में एक शासक होता है अर्जुन पाल, ठीक है, अर्जुन पाल कल्याणपुर नामक नगर की स्थापना करता है। जो उसके बाद में एक शासक हुआ अर्जुन पाल, इन्होंने कल्याणपुर नामक नगर की स्थापना करता है। कब करता है? 1348 ईस्वी में। 1348 ईस्वी में कल्याणपुर नामक नगर की स्थापना करता है, ठीक है। उसके बाद में धर्मपाल, तो धर्मपाल के बारे में हम बात करते हैं। जो शासक हुआ था धर्मपाल, 1707 ईस्वी में ये सिंहासन पर बैठा था, ठीक है, राजगद्दी पर जो राज करने के लिए कल्याणपुर का नाम करौली रखकर उसे अपनी राजधानी बनाया। मतलब स्थापना किसने की? अर्जुन पाल ने। और किस पे की? भाई यहाँ कल्याणपुर नाम है लेकिन इसको करौली, जो करौली थी, करौली के शासक हुआ था कौन? करौली का शासक हुआ था विजयपाल। विजयपाल को या तो हराकर इन्होंने क्या किया? इसमें कल्याणपुर नामक नगर की स्थापना की। फिर जो इसके बाद में शासक आया था धर्मपाल, भाई धर्मपाल शासक आया था, तो धर्मपाल को कल्याणपुर का नाम बदलकर, भाई उसको अच्छा नहीं लगेगा तो वापस करौली रख कर उसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पुटअप होगा कि कल्याणपुर का नाम बदलकर कौन सा शासक अपनी राजधानी बनाया था? भाई कौन सा शासक? तो कौन सा शासक? धर्मपाल ने, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद में एक शासक हुआ गोपाल पाल, ठीक है। करौली में मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया। तो इनके जो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि करौली में मदन मोहन जी का मंदिर कौन से शासक ने बनवाया था? तो कौन से शासक ने बनवाया था? गोपाल पाल ने, ठीक है। ये गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान की दूसरी प्रमुख पीठ है, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान की दूसरी प्रमुख पीठ है। तो इसका भाई ध्यान रखना, भाई ये दूसरी प्रमुख पीठ है, ठीक है। उसके बाद में एक शासक होता है हरबख्श पाल, ठीक है। नाम ही इतना खतरनाक है तो काम तो बहुत खतरनाक होगा शायद। नाम क्या है इसका? नाम है हरबख्श पाल, ठीक है। इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ 1817 ईस्वी में संधि कर ली। भाई नाम ही इसका तो खतरनाक है और काम तो इसका मुझे खतरनाक नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने आते ही जब शासन संभाला, और शासन संभालते ही, क्योंकि कोई भी पहले राजा महाराजा में जब भी शासन हुआ करता था तो अंग्रेज़ों का उनके ऊपर दबदबा बना रहता था, और अंग्रेज़ यही चाहते थे कब मौका पड़े और हम इस जो सिंहासन है इस राजगद्दी पे हमारा अधिकार करे। तो जो ये करौली है इस पे हरबख्श पाल जब भी शासन करने गद्दी पर बैठता है तो अंग्रेज़ मौका पा लेता है, और अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया। तो अंग्रेज़ों ने जब भी आक्रमण किया तो जब ये हरबख्श पाल इनके साथ संधि करता है, क्योंकि इनके पास इतनी सेना शक्ति नहीं थी कि ये अंग्रेज़ों का मुकाबला करे। इसलिए अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं होने के कारण इन्होंने ये कहा कि भाई हम अब संधि कर लेते हैं। तो संधि करने की डेट है वो कितनी है? 1817 ईस्वी। तो ध्यान रखना भाई ये। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्लास बहुत बड़ी होने वाली है, क्लास के अंतिम तक बने रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ आप कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा इस क्लास से। और जो भी फ्रेंड राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे और हूबहू इसमें से छपेंगे, देख लेना। तो आपको क्लास के अंतिम तक बने रहना है भाई, ठीक है। उसके बाद में एक शासक हुआ है, क्या नाम है? मदन पाल। 1857 ईस्वी में क्रांति में कोटा महाराव को मदद की थी। भाई मदन पाल था मदन पाल एक शासक था, कहाँ का? करौली का, ठीक है।
1857 ईस्वी की जो 1857 की क्रांति थी उनमें कोटा महाराव को मदद की थी। इन्होंने किसकी मदद की? महाराव की मदद की, जो कोटा के शासक हुआ करते थे उसकी इन्होंने मदद की। अंग्रेजों ने 17 तोपों की सलामी दी। किसको? 17 तोपों की सलामी दी। अब जब ये मदनपाल भाई जो ये हुआ करती है उसमें बोला जाता है कि अंग्रेज़ों ने 17 तोपों की सलामी दी थी। अब 17 तोपों की सलामी हर किसी शासक को नहीं देती थी। अंग्रेज होते थे तो इनका शासनकाल बहुत शक्तिशाली रहा था, इसलिए अंग्रेज़ों ने 17 तोपों की सलामी दी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले राजस्थान में आए तो किसके शासनकाल में आए थे? तो मदनपाल के शासनकाल में आए थे। करौली मदनपाल जी के निमंत्रण पर आए थे। ठीक है, इन्होंने बुलाया कि आप हमारे राजस्थान की धरोहर पर आओ, हम आपका स्वागत करते हैं। तो इन्होंने ऐसे ही कुछ वचनों से स्वामी दयानंद सरस्वती जी को बुलाया। तो सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो करौली में आए थे, और राजस्थान में करौली में आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि सर्वप्रथम राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती किसके शासनकाल में आए थे? तो किसके शासनकाल में आए थे? मदनपाल और जो यादव वंश है, यादव वंश कौन से वंश में आए थे? तो यादव वंश है। और कौन सी जो डेट है? तो डेट 1857 में आए थे गणेश पाल। उसके बाद में एक शासक होता है, उसका नाम है गणेश पाल। 18 मार्च 1948 को करौली का मत्स्य संघ में विलय कर दिया। 18 मार्च 1948 को करौली का मत्स्य संघ में विलय कर दिया था। उस समय मत्स्य एक बड़ा राज्य हुआ करता था। ठीक है, उस मत्स्य संघ में इसे विलय कर दिया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी तो मैं अभी आगे चलता हूँ। अब आ जाते हैं भरतपुर के जाट वंश का इतिहास। अब चौहान वंश खत्म हो गए, हमारे यादव वंश खत्म हो गए, अब जी भरतपुर के जाट वंश। अब जो जाट वंश में शक्तिशाली हुआ है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है राजस्थान की धरोहर पर, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे क्या होता है कि जब भी हम क्लास लेके आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारे राजस्थान के धरोहर पर भरतपुर के जाट वंश का इतिहास देखेंगे। भरतपुर में जो हमारे राजस्थान धरोहर पर बहुत बड़ी भूमिका रही है जाट वंश की, तो उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला शासक है गोकुल। गोकुल शासक जो गोकुल है जाट वंश में, गोकुल 1667 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के आसपास जाट किसानों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। जो मथुरा थे, मथुरा क्षेत्र के आसपास जाट किसानों ने औरंगजेब के विरोध, जो औरंगजेब था, ठीक है, मुगल शासक औरंगजेब, इन्होंने इनके विरुद्ध विद्रोह किया। गोकुल को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। एक बात ध्यान रखना, जो भी शासक हुआ था और जो किसान, चाहे आंदोलन हो और चाहे उसका व्यक्तित्व हो, यदि जिन्होंने ही 1857 की क्रांति हो और चाहे कोई भी युद्ध के समय किसी भी शासक के विरुद्ध गया हो, चाहे वो व्यक्ति हो और चाहे वो उसके नीचे कोई काम करने वाला हो, लेकिन जो भी शासक के विरुद्ध गया है तो उसकी हत्या कर दी गई।
हत्या कर दी जाती थी। तो ऐसा ही काम हुआ था जो जाट शासक के नेतृत्व किया था इसने, किसने? गोकुल ने। और कब किया था? 1667 ईस्वी में जाट किसानों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, उसका नेतृत्व करने वाला था गोकुल। ठीक है, तो गोकुल, औरंगजेब को पता चला कि एक जाटों में एक व्यक्ति है जो जाट किसानों में नेतृत्व करने का काम कर रहा है, तो जो नेतृत्व कर रहा है उसी को हम मार देंगे तो यह नेतृत्व खत्म हो जाएगा। तो इसी भावना से औरंगजेब उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, किसकी हत्या कर देता है? गोकुल को पकड़कर उसकी हत्या कर देता है। अब हम आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद में एक शासक हुआ राजा राम। ठीक है भाई, उनकी तो हत्या कर दी थी क्योंकि वो नेतृत्व करने वाला था। और जब शासक चलता था, शासनकाल 1857 की क्रांति में, उस समय राजाओं का राज बहुत ही अच्छा था। तो जब राजा बोल देते थे तो कोई भी जो किसान थे तो उनकी बोल नहीं पाते थे। वो इतने डरते थे कि मान लो कि भाई हमारी हत्या कर देंगे। तो जब कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ते तो उन्हीं की हत्या कर दी जाती थी। तो किसके बाद में? जो गोकुल थे, गोकुल के बाद में एक व्यक्ति आए, उस व्यक्ति का क्या नाम था? राजा राम। 1687 ईस्वी में सिनसिनी का जमींदार राजा राम विद्रोह कर देता है। सिनसिनी का जमींदार, सिनसिनी एक जगह है, 1687 ईस्वी में विद्रोह कर देता है, राजा राम विद्रोह कर देता है। ठीक है, जमींदार था कहाँ का? सिनसिनी का। और विद्रोह करना स्वाभाविक था, भाई जमींदार है तो विद्रोह तो करेगा ही। और जिसको कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो वो जो पास में होते थे, पास में जो किसान होते थे, उनको, किसानों को इन्होंने उकसाया या सहयोग किया कि आप जो राजा महाराजा है ये हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, इनको हम हटा सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ भावना लेके किसान इन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, सिकंदरा में अकबर के मकबरे की लूट, और सिकंदरा में अकबर के जो मकबरा है उसको लूट लेता है। कौन लूट लेता है? राजा राम। ठीक है, और अकबर की अस्थियों को निकाल कर जला देता है। अब देखो, अकबर की हस्तियों को निकाल कर जला देता है और अकबर का मकबरा, जो मकबरे है, उसको भी लूट लेता है। राजा राम के विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। अब जो भी राजा हुआ करता था और राजा के प्रति प्रजा, जो भी राजा हुआ करता था उनके प्रति जो प्रजा होती थी वो उनसे डरती थी, और जो भी उनके विरुद्ध खड़ा हुआ करता था उसको या तो सैन्य बल के हिसाब से दबा दिया जाता था, या कोई रिश्वत के हिसाब से दबा दिया जाता था, या फिर उसकी हत्या कर दी जाती थी, लेकिन उसको दबा दिया जाता था। कहने का मतलब यह है कि कोई भी राजा हुआ करता था और राजा के विरुद्ध कोई किसान या कोई प्रजा जाती थी तो उसको मार दिया जाता था या काट दिया जाता था। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। और वैसे मैं कोई बहुत बड़ी भाषा यूज नहीं कर रहा हूँ, हमारी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मुझे आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मैं अब आगे चलता हूँ। ठीक है, उसके बाद में एक शासक होता है चूड़ामन। ठीक है, शासक का नाम है चूड़ामन। ठीक है, क्या नाम है? चूड़ामन। ठीक है, जाट राज्य की स्थापना की। अब चूड़ामन ने जाट राज्य की स्थापना की। थुण किले का निर्माण करवाया, और थुण किले का इन्होंने निर्माण कराया। अब एक व्यक्ति आए थे, तो इसका नाम ही खतरनाक है तो ये काम भी खतरनाक ही करेंगे, क्योंकि चूड़ामन। ठीक है, चूड़ामन नाम है इसका। और इन्होंने आते ही क्या किया? जाट राज्य की स्थापना की।
और थुण किले का निर्माण कराया। अब थुण किले का निर्माण या तो इन्होंने इसलिए करवाया होगा कि हम वहाँ जब भी आंदोलन करेंगे तो हमारी किसानों को एकत्रित करेंगे तो इस थुण किले में करेंगे, ऐसी कुछ भावना या ऐसी कुछ सोच से इन्होंने एक थुण किले का निर्माण करवाया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक शासक हुआ था बदन सिंह, और उसका शासनकाल था 1722 ईस्वी से 1755। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखना। कब हुआ था? 1722 ईस्वी से 55। भाई शासक नहीं, ये एक व्यक्ति है, क्योंकि किसान आंदोलन करने के लिए ये हुआ है। क्योंकि वंश क्या है? जाट वंश है। जो व्यक्ति थे वो आंदोलन के लिए या जो क्रांतिकारी थे, इसको हम क्रांतिकारी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो भाई राजस्थान की धरोहर पर बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। बदन सिंह एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1722 ईस्वी से 1755 ईस्वी तक 55 ईस्वी तक सवाई जय सिंह की सहायता से अपने भाई मोहकम सिंह को हराकर राजा बना। अब ये राजा बन गया जो बदन सिंह था, ठीक है। सवाई जय सिंह ने इसे डिंग की जागीर तथा ब्रिजराज की उपाधि दी। सवाई जय सिंह इसकी सहायता करता है, और सवाई जय सिंह इसकी सहायता करता है तो अपने भाई को ही, भाई पहले राजा महाराजा जो राजा राज करते थे तो ये नहीं सोचते थे हमारे पिता है, हमारे भाई है, हमारे चाचा जी है, उनको तो बस ओनली क्या दिखती थी? राजगद्दी दिखती थी, राज या सिंहासन, राजगद्दी या सिंहासन, ठीक है। एक ही चीज़ दिखती थी, राजगद्दी या सिंहासन। तो राजगद्दी पर बैठने के लिए सवाई जय सिंह का इन्होंने सहयोग लिया और भाई मोहकम सिंह को हराकर राजा बन गया, ठीक है। अब सवाई जय सिंह ने इसे डिंग जागीर तथा ब्रिजराज की उपाधि दी। उन्होंने बोला कि बदन सिंह, सवाई जय सिंह ने बोला कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि तुम राजा बन सकते हो। तो यदि कोई किसी को ये बोलता है कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम्हारे अंदर वो जुनून है, तो इन्होंने सवाई जय सिंह ने बोला कि बदन सिंह को बोला कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो इन्होंने ये कि भाई को हराकर क्या किया? राजा बन गया, और उसके बाद में इन्होंने डिंग किले का निर्माण करवाया, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद में एक व्यक्ति आता है सूरजमल। इनको यह बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे। क्या नाम था? सूरजमल। आपको पता है जो जाट वंश है, ठीक है। तो इनको बहुत ही मानते हैं सूरजमल को, ठीक है। इन्हें जाटों को प्लेटो और जाटों का अफलातून कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? जाटों का अफलातून और जाटों का प्लेटो। मैंने बताया कि जाट वंश इनको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं, बहुत ही मान्यता देते हैं, ठीक है। इनका शासनकाल हुआ था, मैंने आपको बताया कि जो सन होती है, शासन की सन होती है, वो आप ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा तो सन से बनेगा, ठीक है। तो जाटों को क्या बोलते हैं? जाटों का प्लेटो और जाटों का अब्तालून, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। भरतपुर किले का निर्माण वह अपनी राजधानी बनाता है। अब आते ही सूरजमल ने पहले तो भरतपुर किले का निर्माण करवाता है, और उसके बाद में भरतपुर किले पर जो भरतपुर है उस पर अपनी राजधानी बना लेता है भरतपुर को। पानीपत के तीसरे युद्ध में भागते हुए मारा जाता है, ठीक है। सैनिकों को भरतपुर के शरण देता है। भाई पानीपत के युद्ध में
भागते हुए मराठा सैनिकों को भरतपुर में शरण देता है। और शरण कब देता है? भरतपुर में शरण देने वाला का नाम क्या है? सूरजमल। सूरजमल पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सैनिक जब हार के भाग रहे थे तो भरतपुर में आकर इनसे शरण मांगी कि अब शरण दे, तो इन्होंने इनको शरण दे दी थी। तो और कब दी थी? 1761 ईस्वी में। तो भाई सन याद रखना कि मराठों का यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो सुनो। पानीपत के तीसरे युद्ध में भागते हुए मराठा सैनिकों को शरण देने वाले सैनिक का शासक का क्या नाम था? तो आपको ध्यान रखना सूरजमल। और उनको सैनिक वो शरण कब दी थी? तो 1761। क्वेश्चन यहाँ से यही पुटअप होंगे। और फिर बात होती है कि भरतपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो भरतपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने करवाया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद में हम 1754 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करता है कौन? सूरजमल। सूरजमल 1754 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करता है। वहाँ से नूरजहाँ का झूला उठाकर लाता है। कहाँ से? दिल्ली से। जो दिल्ली थी, नूरजहाँ रानी थी, ठीक है, नूरजहाँ का झूला था, उसमें झूलती थी नूरजहाँ। तो उस झूले को उठाकर 1754 ईस्वी में सूरजमल लाता है। ठीक है, और इन झूलों को डिंग महलों में स्थापित कर देता है। अब ये बोलता है कि इतने दिन तो नूरजहाँ झूल ली, भाई नूरजहाँ रानी ने झूल लिया, और अब झूलेगी सूरजमल की जो रानी थी वो झूलेगी। ठीक है, डिंग में जल महलों का निर्माण करवाया। तो जो डिंग थी, डिंग में जल महलों का भी निर्माण किसने करवाया? तो सूरजमल ने करवाया था। भाई इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। ठीक है, सूरजमल एक आर्थिक विशेषज्ञ था। आर्थिक विशेषज्ञ था कहने का मतलब क्या है? आर्थिक विशेषज्ञ का मतलब आप समझ रहे हो कि सूरजमल के पास जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, स्थिति सुधारने का अधिक प्रयास किया। ठीक है, इसकी मृत्यु के समय 1763 ईस्वी में भरतपुर राज्य की आय 175 लाख रुपए सालाना थी। कितनी? 175 लाख रुपए सालाना थी। तो ये आर्थिक स्थिति से बहुत ही अच्छे थे। आर्थिक स्थिति सुधारने का अधिक प्रयास किया, क्योंककि ये जब भी कोई काम करते थे तो उनसे लाभ भी ज़्यादा लिया करता था, इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी 1763 ईस्वी में, तो भरतपुर राज्य की आय, जो पूरे राज्य की आय थी, तो कितनी थी? 1,75,000 रुपये सालाना थी। 175 लाख रुपये सालाना आय थी। इतनी बात समझ में आएगी तो आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में सूरजमल ने भरतपुर पर एक नवीन प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। उसके बाद में जो सूरजमल था, सूरजमल ने भरतपुर में एक नवीन प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें पद का आधार योग्यता को बनाया गया। पद का आधार क्या बनाया? जिसमें जैसी योग्यता हो, जिस व्यक्ति में जैसी योग्यता हो उसको उसी के आधार पर पद दिया गया था। कहने का मतलब क्या हुआ? सूरजमल ने भरतपुर में एक नवीन प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। एक व्यवस्था की उन्होंने प्रशासनिक नवीन, और उसमें यदि कोई, जिसको हमारी भाषा में देखा जाए तो यदि किसी को नॉलेज ज़्यादा है, राजनीतिक से ज़्यादा संबंधित ज़्यादा नॉलेज है, उसको नेतृत्व में लगा दिया। यदि किसी को काम में ज़्यादा नॉलेज है तो उसको काम में लगा दिया, और जो सूचनाएं ज़्यादा देता था तो उसके सूचना में लगा दिया। ऐसे ही सूरजमल ने हर व्यक्ति के जैसे उसकी योग्यता था उसी के पद दे दिया गया था। भरतपुर में दीवान को मुख्तार कहते थे। तो ये बात ध्यान रखना कि भरतपुर में दीवान को क्या कहते थे? मुख्तार कहते थे। ठीक है, सूरजमल के दरबारी मंगल सिंह पुरोहित रहे। सूरजमल के दरबारी कवि कौन रहा?
मंगल सिंह पुरोहित। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई सूरजमल के दरबारी कवि कौन थे, तो मंगल सिंह पुरोहित थे, जिन्होंने सुजान सवत विलास नामक पुस्तक लिखी। तो और उनकी पुस्तक का नाम क्या था, सुजान संवत विलास नामक पुस्तक। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, तो मैं अब आगे चलता हूँ। उसके बाद में एक शासक आया था जवाहर सिंह। क्या नाम था, जवाहर सिंह। 1774 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करता है। वह दिल्ली के किले से अष्ट धातुओं के बने दरवाजे लेकर आता है। ठीक है, 1774 ईस्वी में जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली के किलों पर लगाया हुआ था क्या, अष्ट धातु के एक दरवाजे लगाए हुए थे। उन दरवाज़ों को लेकर आता है क्या, भरतपुर, और भरतपुर में लेकर आने के बाद में अपने भरतपुर किले में उनको लगवा देता है। ठीक है, ये दरवाजे मूल रूप से चित्तौड़गढ़ के किले में लगे हुए थे। पहले ये चित्तौड़गढ़ के किले में लगे हुए थे, जिन्होंने अकबर चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान, जब चित्तौड़गढ़ पर उन्होंने अधिकार किया था, तो दौरान आगरा लेकर आ गया था। जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया तो आगरा लेकर आ गया था। फिर औरंगजेब ने इन्हें आगरा से दिल्ली ले गया था। जब अकबर को हराकर औरंगजेब ने दिल्ली ले गया था, तो दिल्ली पर आक्रमण किया था जवाहर सिंह ने, और जवाहर सिंह ने आक्रमण करके उस अष्ट धातु के दरवाजे को कहाँ लेकर आ गया, अब इसको भरतपुर में लेके आ गया। तो ध्यान रखना भाई, जो चित्तौड़गढ़ में थे वो अब वर्तमान में भरतपुर किले में लगे हुए हैं, और कितने धातुओं से बने हुए हैं, अष्ट धातुओं से वो बने हुए हैं। कितने धातुओं से बने हुए हैं, अष्ट धातुओं, 8 धातुओं से बने हुए हैं, 8 धातुओं से। कितने धातुओं से बना हुआ है, 8 धातुओं से बना है। और जो पहले कहाँ लगे हुए थे, चित्तौड़गढ़ में लगे हुए थे, चित्तौड़गढ़ के किले में लगे हुए थे। और चित्तौड़गढ़ से अकबर लेके आ जाता है आगरा, और आगरा से औरंगजेब ले जाता है दिल्ली, और दिल्ली से जो जवाहर सिंह है वो 1774 ईस्वी में ले जाता है कहाँ, भरतपुर में। तो भाई ध्यान रखना आप इस बात का। उसके बाद में जवाहर सिंह इस जीत के उपलक्ष्य में भरतपुर के किले में जवाहर बुरुज का निर्माण करवाता है। एक बुरुज है उसका निर्माण करवाता है कहाँ, जवाहर सिंह ने जब भरतपुर किले में उस किले के दरवाजे को जब वो जीत के लिए लाता है, दिल्ली के किले से 8 धातु के दरवाजे बने हुए होते हैं, उनको जीत के लाता है। उस जीत की खुशी में उस मगन में उन्होंने एक बुरुज बनाया कहाँ, जवाहर बुरुज। कहाँ बनवाया था, भरतपुर में। ठीक है, किसने बनवाया था, जवाहर सिंह। अब जवाहर बुरुज में भरतपुर के राजाओं का राज तिलक किया जाता है। अब कोई भी राजा बनता है, इसके बाद में जो भी राजा बने उनका राज तिलक कहाँ हुआ, जवाहर बुरुज में। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी तो मैं आगे चलता हूँ। अब उसके बाद में एक शासक हुआ रणजीत सिंह। कौन, रणजीत सिंह। 1803 ईस्वी में दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान जसवंत राव होलकर को भरतपुर में शरण देता है। जब दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध हो रहा था, तब 1803 ईस्वी में जब द्वितीय मराठा अंग्रेज युद्ध हो रहा था, तो उस समय जसवंत राव होलकर को भरतपुर में शरण देता है कौन, रणजीत सिंह। किसको शरण देता है, जसवंत राव होलकर को। भरतपुर में शरण देने वाले शासक का क्या नाम है, रणजीत सिंह। ठीक है, अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक भरतपुर पर 5 बार आक्रमण करता है। कितनी बार करता है, 5 बार आक्रमण करता है, लेकिन जीत नहीं पाता। लॉर्ड लेक, ठीक है, क्या नाम है, लॉर्ड लेक भरतपुर पर 5 बार आक्रमण करता है और 5 बार में जीत नहीं पाता है। इसीलिए भरतपुर के किले को लोहागढ़ कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक अंग्रेज सेनापति था लॉर्ड लेक भरतपुर पे 5 बार आक्रमण किया था, लेकिन उन्होंने एक ही बार सफलता नहीं प्राप्त की थी और 5 बार वो हार के चला गया था। और इसीलिए वो अंग्रेज भी ये बोलता है कि यदि किला है तो भरतपुर के किला है, क्योंकि उसको लोहागढ़ बोला जाता है, क्योंकि उस पर विजय नहीं पा सका था अंग्रेज सेना। ठीक है,
कालांतर में अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली और उसके बाद में अंग्रेज़ों के साथ क्या कर ली थी, संधि। ये थी हमारी क्लास। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और